वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 को कंक्लूड कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया था। आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट नंबर 5 जो है वो बेसिकली हमारे पास प्रेशर एंड डी फॉर्मेशन इन सॉलिड्स। तो इसके दो पार्ट होंगे, एक में हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे और पहला जो पार्ट होगा उसमें हम डी फॉर्मेशन इन सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डी फॉर्मेशन इन सॉलिड्स। यस, तो आपको इस बात का पता है कि हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। सॉलिड्स होते हैं, ऑलराइट, इस तरह से हमारे पास लिक्विड्स एंड गैसेस होती हैं। ठीक है, इन्हें हम कलेक्टिवली जो है वो फ्लूइड्स भी कहते हैं। ओके, ऑलराइट। तो सॉलिड जो होते हैं, आपको इस बात का पता है कि लेस गैप साइज, इनका जो गैप साइज होता है एटम्स के दरमियान वो क्या होता है, कम होता है। जबकि जो हमारे पास लिक्विड्स एंड गैसेस होते हैं, मोर गैप साइज कंपैरेटिव टू सॉलिड्स। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, तो लेस गैप साइज की वजह से कि जब भी हम किसी भी सॉलिड के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, जो फोर्स उसके साइज और शेप को चेंज करती है, तो सॉलिड्स के लिए ये इजी होता है कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म या शेप को या साइज को रीगेन कर सकते हैं। जबकि लिक्विड्स एंड गैसेस जो हैं वो ये काम नहीं कर सकते। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे मैं ये बात लिख सकता हूँ कि सॉलिड्स कैन रीगेन their shape एंड साइज। और उसकी रीज़न ये है कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो अटेन कर सकते हैं। जबकि लिक्विड्स जो हैं they cannot regain their shape and size. They cannot regain this shape and size without external force। मतलब कि जब तक हम बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे दोबारा से, तो ये अपने साइज और शेप को रीगेन नहीं कर सकते। ओके, अब इन पे जो फोर्स एक्ट करती है उस फोर्स को हम कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। और ये डीफॉर्मिंग फोर्स जो है ये क्या होती है? ऐसी फोर्स which changes shape or size of the body। तो ये क्या कर सकती है कि किसी भी बॉडी की शेप और साइज को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो अगर हम किसी सॉलिड के ऊपर ये वाली फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं, तो सॉलिड के पास ये एबिलिटी होती है कि वो ऐसा कर सकते हैं कि अपनी शेप और साइज को दोबारा से रीगेन कर सकें। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस के दरमियान गैप साइज ज़्यादा होता है, इस वजह से वो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप को रीगेन नहीं कर सकते जब तक कि हम दोबारा से कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर अप्लाई ना करें। ऑलराइट, तो यहाँ तक मैंने डिफरेंशिएट कर दिया आपको कि किस तरह से सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस जो है वो डिफॉर्मेशन के इफेक्ट को फेस करते हैं। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम डिफाइन करेंगे इलास्टिसिटी। यस, व्हाट इज इलास्टिसिटी?
तो इलास्टिसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, यस हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ability of a deformed body to regain its shape or size when external deforming force is removed। जी, किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, अपनी साइज और शेप को क्या कर सकती है, रीगेन कर सकती है। कब? जब हम उसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दें, तो ऐसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। और ये इलास्टिसिटी जो है, ये ऐसी एबिलिटी है जो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के पास जो है वो एग्जिस्ट करती है। उसकी रीज़न मैंने आपको पहले बता दी है कि सॉलिड्स का गैप साइज कम होता है और उनके पास ये एबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को जो है वो अटेन कर सकते हैं। उसके पार्टिकल्स जो हैं वो उस पोजीशन को अटेन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए हमें बाहर से दोबारा से फोर्स लगानी पड़ती है उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करवाने के लिए। ऑलराइट, अब दो तरह के मटेरियल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नंबर वन, इलास्टिक मटेरियल्स, ठीक है। Elastic materials and inelastic materials। Elastic materials and inelastic materials, तो हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, कैन गेन शेप, या इसको आप कह लें कि इसको हम लिख लेते हैं, चलें हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, materials that can regain their shape and size। ऐसे मटेरियल्स जो कि अपने साइज और शेप को क्या कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि रबर बैंड, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास टेनिस बॉल, ठीक है। आप टेनिस बॉल को जो है वो स्क्वीज़ करें तो वापस वो अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको रीगेन कर लेती है। इसी तरह से आपके पास और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं टेनिस बॉल के अलावा, जैसे बो जो होता है आपके पास, जिसे एरो एंड बो, जिसमें आपने देखा है कि बो में जो है वो एरो डाल के जब उसको पीछे की तरफ खींचते हैं तो वो जब वो एरो रिलीज़ हो जाता है तो वो जो आपके पास रबर बैंड होता है वो दोबारा से अपनी शेप को क्या करता है, रीगेन कर लेता है। तो आप कह सकते हैं कि बो जो है वो भी कर सकता है। अच्छा, इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं मटेरियल्स which cannot regain their shape and size। जैसे फॉर एग्जांपल क्ले, ठीक है, डो, ठीक है, किसी भी मटेरियल की डो जो होती है। उसके अलावा जो है तीसरी एग्जांपल बन सकती है प्लास्टिसीन, यानी प्लास्टिक के जो मटेरियल्स होते हैं
वो भी इन इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि इलास्टिक मटेरियल्स कौन से होते हैं और इन इलास्टिक मटेरियल जो है वो कौन से होते हैं। तो इस तरह से हम इलास्टिसिटी और इलास्टिक और इन इलास्टिक मटेरियल्स को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब इस इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक लॉ है, उसे हम कहते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ ये कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ ये कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट the force, the restoring force is directly proportional to extension भी आप इसे कह सकते हैं, और आप इसे जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, हुक्स लॉ से कहता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के। कैसे? फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं, फर्स्ट करें कि मेरे पास ये कोई पिवट पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पिवट पॉइंट है, ओके, और यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रिंग है। ऑलराइट, ये स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब यहाँ पे वो रेस्ट कर रहा है इस तरह से, इसे मैंने ओ का नाम दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया। तो जब मैं स्ट्रेच करूँगा तो इस तरह से इस स्प्रिंग की लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी, और इसको स्ट्रेच करने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो इस डायरेक्शन में कवर हुई है, जिसको मैंने एक्स कह दिया। ऑलराइट, कुछ इस तरह से डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है जो कि इस डायरेक्शन में है जब मैंने इसको यहाँ से पकड़कर स्ट्रेच किया। ओके, तो अब स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग जो है वो इनवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगा ताकि वो दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ सके। तो स्प्रिंग यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाली फोर्स, इसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि मटेरियल खुद अप्लाई करता है। ठीक है, तो अगर आप नोट करें तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में है और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, तो जितना मैं ज़्यादा इसको स्ट्रेच करूँगा, मीन्स टू से जितना ज़्यादा मैं इसको स्ट्रेच करूँगा उतनी ही तेज़ी के साथ स्प्रिंग जो है वो क्या करेगा? मूव करेगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो इसका मतलब है यहाँ से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं, यस, यहाँ से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितनी आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उतनी ही ज़्यादा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। लेकिन एक बात आप देखें कि एक्स की डायरेक्शन उस तरफ है और एफ की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है। तो यहाँ पे माइनस साइन में लगाऊंगा ताकि आपको ये बात याद रहे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है? ऑपोजिट है। तो आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास इक्वालिटी और एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा वो है के। और ये के जो है, इस के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट आपको क्या बताता है? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। इसकी जो वैल्यू है वो आपको बताती है कि स्प्रिंग जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो
स्टिफ है मतलब कितना ज़्यादा वो सख्त है, उसको कंप्रेस या उसको स्ट्रेच करने में कितनी ज़्यादा फोर्स लग रही है, वो हमें के बताएगा। ये जो के है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्प्रिंग को स्ट्रेच और कंप्रेस करना मुश्किल होगा, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो स्प्रिंग को स्ट्रेच और कंप्रेस करना जो है वो क्या होगा, आसान होगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको हुक्स लॉ जो है वो आपको समझ आ गई है उसकी, कि हुक्स लॉ जो है वो क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से ये बात याद रखनी, जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर। अब इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं। फर्स्ट करें, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यस, कुछ इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास ओरिजिन है, इस तरफ जो है वो हमारे पास फोर्स है, और इस तरफ जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन या फिर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो आप देखें कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली अगर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये ग्राफ हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह से। तो ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, एक वक्त के बाद ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, या वो अपनी असल जो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करने से फोर्स अब मज़ीद इंक्रीज नहीं हो रही। तो ये जो पॉइंट है जहाँ तक आपको स्ट्रेट लाइन मिली है, याद रखिएगा कि अगर आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिले तो इसका मतलब है दोनों क्वांटिटीज़ आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑल राइट, तो ये दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो पॉइंट आपके सामने आया है इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको नाम दे दूं O और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं A, तो पॉइंट O से A तक जो है, अगर मैं इसको साइड पे लिख भी लूं, पॉइंट O से A जो है, हुक्स लॉ होल्ड्स, मतलब हुक्स लॉ जो है वो O से A तक जो है वो होल्ड करता है, मीन्स टू से कि लाइन हमारी स्ट्रेट है। ओके, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ ग्रेडियंट। इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा, इसे आप ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, इसे आप स्लोप भी कह सकते हैं। तो आपको इस बात का पता है कि स्लोप जो है वो क्या होती है, y/x। ठीक है, तो y पे हमारे पास क्या है, फोर्स, और x डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, एक्सटेंशन। तो आप इस बात को देख के मुझे बताएं कि f/x किसके बराबर, k के बराबर नहीं होता। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूँ मैं इसको, तो देखें यहाँ से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, आपने पढ़ा था मैग्नीट्यूड फॉर्म में f = kx, तो k किसके बराबर आएगा, f/x। ऑल राइट, तो आपके पास जो स्लोप आई है, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो बेसिकली क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये भी आपने याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो है उसकी स्लोप क्या है, तो आपने बताना है कि इसकी स्लोप जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, या स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल है। ऑल राइट, क्लियर। ओके, तो यहाँ तक जो है वो हमने ग्राफ भी देख लिया है। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ, हुक्स लॉ की एग्जाम्पल्स की तरफ। तो उसके लिए मैं बुक ओपन कर रहा हूँ, वो हम बुक से देख लेंगे कि इसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, इलास्टिसिटी क्या होती है, उसके साथ साथ हुक्स लॉ क्या होता है, ये माइनस साइन आपको क्या बताता है, उसके बाद ये ग्राफ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि ये ग्राफ क्या होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें। अच्छा, उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं हुक्स लॉ की, जिनमें पहली एप्लीकेशन जो है, जिनमें पहली एप्लीकेशन जो है अगर आप देखें तो बैलेंस व्हील ऑफ द मैकेनिकल वॉचेस। तो मैकेनिकल वॉचेस में बैलेंस व्हील होते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा कि पहले कुछ वॉचेस हमारे पास ऐसी थी जो कि बड़ी पॉपुलर हुई थी, जिनमें सेल नहीं डलता था। ठीक है, तो हम उसे कहते थे कि वो आपकी रिस्ट की पल्सेस के साथ मूव करती है। नो, बेसिकली जब आप अपने हाथ को मूव करवाते हैं तो उसमें एक बैलेंस व्हील जो है वो लगा होता है, और उस बैलेंस व्हील की वजह से क्या होता है, टाइम जो है वो
मतलब कि ठीक रहता है, टाइम लैग नहीं करता। क्या होता है जी? अ बैलेंस व्हील इज अ टाइम कीपिंग device used in mechanical watches. It is a weighted wheel that rotates back and forth, being returned towards its center position by a spiral, torsional और hair spring. जी, इसका क्या मतलब है? यहाँ देखिएगा ज़रा, ये देखें, ये कुछ इस तरह से एक बैलेंस व्हील होता है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये नीचे जो है, इसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है इस तरह से गोल गोल। तो होता यह है कि इतना नाजुक होता है कि जब हम अपने हाथ को मूव करवा रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारा स्प्रिंग, ये जो व्हील आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह टू एंड फ्रो क्या करता है, मूव करता है। जब ये मूव करता है तो नीचे वाला जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाता है, वो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाता है। जब स्ट्रेच होता है तो ये दोबारा से मूव करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब दोबारा से ये इनर्शिया की वजह से या आपके हैंड की मूवमेंट की वजह से टू या आगे की तरफ मूव करता है या फोर्थ की तरफ मूव करता है, तो अगेन स्प्रिंग कंप्रेस स्ट्रेच, और ये व्हील क्या करता रहता है, मूवमेंट्स की वजह से मूव करता रहता है। तो इसकी ये जो मोशन है, ये हुक्स लॉ जो है वो क्या करता है, डिफाइन करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रिंग स्केल। जी, स्प्रिंग स्केल क्या कहते हैं? इसको बैलेंस स्केल भी कहते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं, इसे हम मैकेनिकल फोर्स मेजरिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो क्या होता है कि देखें ज़रा, ये फिगर में देखिएगा ज़रा, ये इस तरह से आपको नज़र आता है, ये स्प्रिंग स्केल है। जब भी हम इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट हैंग करते हैं इस तरह से, तो ऑब्जेक्ट के हैंग करने की वजह से ये स्प्रिंग जो लगा होता है यहाँ पे, ये इसके अंदर स्प्रिंग होता है इस तरह से। ये जब हुक जो है वो नीचे की तरफ मूव करती है तो ये स्प्रिंग जो है वो क्या हो जाता है, ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच करने से हमने इसको कैलिब्रेट किया होता है कि ये फोर्स मेजर करता है, और वो फोर्स कौन सी होती है? बेसिकली वेट फोर्स होती है। ऑलराइट, इसी तरह से तीसरी हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास अगर मैं आपको बता सकूं तो 0 1 2 3 1 2 3 दरमियान में इस तरह से इसकी नीडल होती है, और ये नीडल क्या करती है, इधर की तरफ भी मूव कर सकती है और इधर की तरफ भी मूव कर सकती है। और इसके नीचे भी क्या लगा होता है, एक हेयर स्प्रिंग लगा होता है। तो जब करंट पास होता है तो ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस और स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से या तो ये इधर की तरफ मूव कर सकती है या तो ये इधर की तरफ मूव कर सकती है। तो इसमें भी जो है वो हुक्स लॉ जो है वो क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है वो स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास रॉकवेल्स हार्डनेस टेस्टर है। तो आई होप सो कि आज के लिए इतना इनफ है। आप इसको डाइजेस्ट करें, समझें, बार बार पढ़ें। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्यूरीज हैं, आप रियल टाइम भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।